नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की, जो हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमारे देश में बाघों की संख्या घटकर बहुत ही कम हो गई थी। तो हम बात करने जा रहे हैं इसी साल पिछले 1 अप्रैल को हमारे गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट टाइगर अभियान ने अपने 50 साल पूरे किए। इस प्रोजेक्ट टाइगर अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुरू की थी और उस समय यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर करण सिंह ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी आने वाली आगामी पीढ़ी, हमारे बच्चे हमसे ये पूछें कि बाघ कैसे दिखते हैं, हमें बाघ देखना है। तो इसके तहत हम थोड़ा पीछे चलते हैं। तो बात है साल 1969 की, जब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एक बैठक होती है तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में, और परिस्थिति और पर्यावरण के खतरों पर विचार किया जाता है। पर्यावरण के असंतुलन से उत्पन्न होने वाले खतरों पर विचार किया जाता है और बाघों की घटती हुई संख्या पर चिंता जाहिर करते हुए इसके समाधान के लिए हल ढूंढने की कोशिश की जाती है। जैसा कि जाहिर है कि शुरुआती दौर में हमारे देश में बहुत ही बाघ थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के समय में बाघों की संख्या में भारी कमी आई। चूंकि ब्रिटिशर्स का एक पसंदीदा खेल था हंटिंग। ब्रिटिशर्स के साथ साथ उस समय के तत्कालीन प्रिंसली स्टेट्स के राजा लोग भी अपने गेस्ट्स को बुलाते थे और शिकार के लिए उन्हें आमंत्रण देते थे, और उनका ये एक राजसी खेल हुआ करता था बाघों का शिकार करना। तो ब्रिटिश टाइम में बाघों की संख्या में भारी गिरावट आई और ये गिरावट लगातार नीचे ही जाती रही। तो 1969 में जब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एक मीटिंग हुई और बाघों को बचाने के बारे में बात किया जाने लगा, तो बात करते हैं हम 1972 की। 1972 में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है। जी हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत जंगल के पेड़ पौधों और जंगल में पाए जाने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में विचार किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात होगी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये स्टेट का मुद्दा है, इसे स्टेट को देखना है, लेकिन बीच में कुछ स्टेट्स ने इसे यूनियन को देने की बात कही। लेकिन बाद में इस पर विचार करके इस वाइल्ड लाइफ एक्ट को एक कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया, यानी इसको यूनियन गवर्नमेंट भी देखेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी देखेगी। तो कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, ये यहाँ का विषय नहीं है, ये इंडियन पॉलिटी का विषय है। इसके लिए अलग से संविधान में चर्चा की गई है, राज्यों के क्या अधिकार हैं और केंद्र सरकार के क्या अधिकार हैं, और क्या ऐसे अधिकार हैं जो कि दोनों के हैं, जिसमें कि दोनों को साझेदारी करनी है। तो 1 अप्रैल 1973 टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है और उस समय हमारे देश में कुल 9 नेशनल पार्क थे और बाघों की संख्या अमूमन 1400 के आसपास थी, 1400 या 1500 के आसपास थी। और आज 50 साल बाद हमारे 9 नेशनल पार्क की जगह हमें 53 नेशनल पार्क्स हैं आज हमारे पास, और बाघों की संख्या लगभग 3000 तक पहुंच गई है। तो ये एक काफ़ी सराहनीय कदम है, ये एक काफ़ी अच्छी सफलता है अपने परिस्थिति को, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। अब देखना है कि आगे हम इस चीज़ को कैसे संतुलित रख पाते हैं। चूँकि बाघों की संख्या बढ़ने से बहुत सारी परेशानियां भी हो रही हैं। हम अक्सर देख रहे हैं कि मैन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मैन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये नदर्न इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है मुकाबले सदर्न इंडिया के। तो इसके कुछ कारण हैं दोस्तों। नदर्न इंडिया में लोग जो है एग्रीकल्चर पे ज़्यादा बेस्ड हैं, एग्रीकल्चर पे, कृषि पे उनकी निर्भरता ज़्यादा है, और कृषि के उत्पाद जो आते हैं वो कम आते हैं। तो नतीजा है कि उनका डिपेंडेंस जो है, उनकी निर्भरता जो है प्राकृतिक संपदाओं पर, प्राकृतिक संसाधनों पर, वो ज़्यादा है, जिसके चलते कि वे अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं और जंगल की ओर बढ़ते हैं। यही एक वजह है कि जिसके चलते मैन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट नदर्न इंडिया में ज़्यादा देखा जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत
जब से ईंधन का इंतजाम किया जा रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि इसमें कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं बात करते हैं साउथ इंडिया की, खास करके तमिलनाडु की, तो वहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों पे लोगों की निर्भरता बहुत ही कम है और एग्रीकल्चर यील्ड उस बनिस्पत कृषि की जो उत्पादकता है वो ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि दक्षिणी भारत में मैन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट कम देखने को मिलता है। और जहाँ तक हम बात करें टाइगर प्रोजेक्ट की, तो इसके और भी कई अप्रत्यक्ष फायदे हैं। इसने कहीं ना कहीं टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया है। इसे कहा गया है इंजन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास का इसे इंजन कहा गया है। और इतना ही नहीं, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत जब नए नए नेशनल पार्क बनते हैं तो रोजगार की संभावनाएं भी सृजित होती हैं और बढ़ते हुए रोजगार के चलते इसका वो अप्रत्यक्ष फायदा है कि रोजगार में बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, जहाँ तक बात आता है नेशनल पार्क की, तो इसमें थोड़ी सी चर्चा हम अपने बिहार के नेशनल पार्क की करेंगे, जो कि 18वां नेशनल पार्क था बिहार का वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। जी हाँ, पश्चिमी चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ये आज़ादी से पहले बेतिया राज और रामनगर राज के अंदर में आता था, लेकिन आज़ादी के बाद 1950-55 के बीच में भारत सरकार ने इसे ले लिया और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लीज पर दे दिया 1974 तक के लिए। 1978 में गवर्नमेंट ने इसे फिर से वापस लिया और इसे वाल्मीकि नगर सैंक्चुअरी घोषित किया गया। और बाद में 1994 के मार्च में इसे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। इसके पहले यह अवैध शिकारियों का और डाकुओं का अड्डा हुआ करता था ये जंगली इलाका। चूंकि ये भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है और भारत नेपाल की सीमा जो है वो काफ़ी पारदर्शी सीमा है, तो इसलिए इसको कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और 2010 में जहाँ की वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सिर्फ 5 टाइगर थे, वहीं 13 सालों के बाद 2023 में इसमें 40 टाइगर पाए गए। और एक नई तकनीक विकसित की गई है सरकार के द्वारा, जिसमें कि बाघों की जनगणना कराई जाती है। इसके लिए कुछ टेक्निक अपनाए गए हैं। उन टेक्निक में कुछ कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है और जीआईएस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। आने वाले 9 अप्रैल को मैसूर कर्नाटक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2022 में हुई बाघों की जनगणना के डाटा को प्रस्तुत करेंगे। तो अमूमन अभी तक हमारे देश में 3000 के लगभग बाघ हो चुके हैं। तो हमने वो डेटा प्राप्त कर लिया है और हम जिस संकट से गुजर रहे थे उस संकट के दौर को हमने पार कर लिया। हालांकि इसमें भारत सरकार को काफ़ी रकम खर्च करनी पड़ी, पर परिणाम सकारात्मक रहे। तो हम लोग बात कर रहे थे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की भी स्थिति पहले से अब काफ़ी बदली है, तस्वीर काफ़ी बदल गई है। पर्यटक और सैलानी यहाँ सिर्फ अपने देश से ही नहीं, अगल बगल के देशों से और दूर दूर के देशों से भी आते हैं और ये एक इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हमारे बिहार की राजधानी पटना से लगभग 290 किलोमीटर की दूरी पर है और हिमालय की तराई में नेपाल भारत सीमा से जुड़ा हुआ है। इसके वेस्ट में गंडक नदी, जिसे कि नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है, ये वेस्ट में उससे घिरा हुआ है और एक तरफ नेपाल का चितवन नेशनल पार्क इसको छूता है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश का कोई सैंक्चुअरी है जो इसको टच करता है। तो इस तरह देखा जाए तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिसे कि एक समय कहा जाता था कि इट इज अ रिजर्व विदाउट टाइगर्स, यानी एक टाइगर रिजर्व है लेकिन इसमें टाइगर है ही नहीं, और आज वहाँ लगभग 50 टाइगर हैं। तो यह एक अच्छी पहल है और इस 50वीं सालगिरह पर टाइगर प्रोजेक्ट की ये जो 50वीं सालगिरह है, इस पे हम उम्मीद करते हैं कि ये योजना आगे भी सकारात्मक तरीके से अगले 50 सालों में और बड़ी उपलब्धि हासिल करेगी। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात है मैन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट की, कि न तो इंसान टाइगर के एरिया में जाए और न ही टाइगर इंसान के एरिया में जाए। तो इसको लेकर भी सरकार विभिन्न तकनीकी पहल कर रही है, जैसे जो भी कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जो भी सड़कें, नई सड़कें या नई रेलवे लाइनें बिछाई जाएंगी,
उसमें ऐसी तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है कि नेशनल पार्क्स को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, हम उसकी राह में बाधा नहीं बने। हमारे रास्ते कुछ इस तरह से गुजरेंगे कि नेशनल पार्क्स को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। जहां तक बात करें, आज हमारे देश में जो 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, इनकी देखरेख के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो इनका देखरेख करती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए नमस्कार।